नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल एकदम से एक खबर आई और शाम तक उसने मतलब सोशल मीडिया को और सब जगह ये बात हुई कि भाई एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। कुछ इस तरह की एक चर्चा शुरू हुई। अब अडानी जी को तो आज जिधर उनकी आंख चली जाए, एक ज़माने में सुनते थे कि जब अंग्रेज थे तो वो कभी किसी से या कोई बादशाह था तो खुश होता था, तो किसी किसी से कहता था कि अच्छा जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ जाओ, वो ज़मीन तुम्हारी। लेकिन हमारे अडानी जी के साथ ये नहीं है। अडानी जी ने जिधर नज़र घुमा देंगे वो चीज़ उनकी, जो उनको अच्छा लगेगा। पैसा इतना है, दुनिया के तीसरे चौथे नंबर के वो हैं, वो जिसको चाहें उसको खरीदें। वो तो अब मतलब देश की एक एक धरोहर को खरीद रहे हैं। खैर, उन्होंने अब एनडीटीवी के ऊपर उनकी आंख लगी है। इसके दो तरह से इसको देख सकते हैं। क्या वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या अपने उसको कर रहे हैं, या वो अपने जो उनके स्वाभाविक मित्र हैं इस सब यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि वो जो उनकी जो कथा है वो पिछले 8 वर्षों की है। खास करके पिछले 3 वर्षों में तो और स्पीड से वो बढ़ रहे हैं, बड़े आदमी हो रहे हैं। तो उन मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए एक एनडीटीवी, जिसको थोड़ा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वॉइस ऑफ डिसेंट उसकी थी, थोड़ा उस तरह के गोदी मीडिया का पार्ट नहीं था, उसकी आवाज को बंद करना, दबाना, जो भी आप कहिए, वो एक्सरसाइज है। मैं थोड़ा इसलिए इस बात को शुरू करूंगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि क्या है इसका। एक पक्ष टेक ओवर कैसे होगा और एक पक्ष एडिटोरियल वाला है कि न्यूज़ का क्या होगा। तो पहले जरा ये कर लें कि ये टेक ओवर क्या है। ऐसा है कि एक अंजना कृष्णन जी की एक रिपोर्ट है 23 जून 2021 की, जिसके अनुसार इंडिया के 392 न्यूज़ चैनल इंडिया में है, विच इंक्लूड्स हिंदी, अंग्रेजी, रीजनल लैंग्वेज। ये भी समझ लीजिए कि ये जो न्यूज़ चैनल है ये आजकल जो एंटरटेनमेंट चैनल है उससे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि वो जो आप लोगों को बिठा के जिस तरह की चर्चा होती है, जो डिबेट होती है, वो एंटरटेनमेंट से कम तो नहीं है। उसमें कितनी चीज़ें सीरियस होती हैं डिस्कस, ये हम और आप ठीक से देखते हैं और रोज़ महसूस करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों चैनल में एक बहुत बड़ा नाम एनडीटीवी का था इस समय, क्योंकि वो एक तरह से मार्केट लीडर्स थे, फ्रंट लीडर्स थे। शुरू में उन लोग इसमें आ गए थे। और अगर हिंदी पत्रकारिता की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो आज उसका एक बहुत बड़ा मतलब टॉर्च बेरर कह लीजिए या सबसे बड़ा नाम कह लीजिए तो वो रवीश कुमार हैं, जो एनडीटीवी में है। वो अपने में एक ब्रांड हैं, वो अपने तरह की एक पत्रकारिता करते हैं, और एनडीटीवी का बहुत कुछ जो ब्रांडिंग है वो रवीश कुमार के ऊपर भी डिपेंडेंट है। एक ज़माने में जब एनडीटीवी शुरू हुआ था और एक ज़माने में जब हिंदी पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, उस समय विनोद दुआ के पास उस तरह का करिश्मा था और वो उस तरह की फॉलोइंग थी और लोग उनको उस तरह का मानते थे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि ये डायरेक्ट है, बहुत पैसा चाहिए इसको चलाने के लिए, और इसमें सरकार को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा विजिबल सरकार क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे ज़्यादा विजिबल लगता है। मैं उस पर भी बात करूंगा। और अगर किसी ने सरकार से पिछले 8 साल में थोड़े भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे तो उसको बाहर का रास्ता किसी न किसी दिखा दिया गया। बहुत से इसमें अजीत अंजुम हैं, पुनप्रसून वाजपेयी हैं, अभिलाष शर्मा हैं, बरकत दत्त हैं, बहुत तमाम लोग हैं इसमें। अब थोड़ा एनडीटीवी का आप समझ लीजिए कि कहाँ से चर्चा कैसे शुरू हुई, क्या हुई। प्रणव रॉय मतलब पुराने पत्रकार, बहुत इज्जत, इन लोगों ने 1988 में न्यू दिल्ली टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर की, फिर जिसको 1994 में न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड कर दिया, और अब उसको आम भाषा में एनडीटीवी बोलते हैं। एनडीटीवी उनका ब्रांड नेम भी है जिससे वो चैनल चलाते हैं, और उनकी कंपनी का नाम न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड है। 1998 में इन्होंने स्टार न्यूज़ चैनल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कंटेंट ये बनाने लगे, और फिर इन्होंने कई चैनल के साथ कंटेंट बनाने का काम किया और एक बड़े इस्टेब्लिश न्यूज़ चैनल हाउस के रूप में ये इस्टेब्लिश हो गए। इस समय एज ऑन डेट इसके जो 6 डायरेक्टर हैं न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के, या एनडीटीवी अगर मैं सुविधा के लिए कहूँ, प्रणव रॉय साहब, उनकी पत्नी राधिका रॉय जी, कौशिक दत्ता जी, इंद्रानी रॉय जी, जॉन मार्टिन ओलॉन जी और डॉरियस तारापुरवाला जी, ये इसके 6 डायरेक्टर हैं। अब ये भी एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे इसका टेक ओवर, प्रणव रॉय साहब जैसे आप देखते हैं कि भाई न्यूज़ बहुत अच्छी पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास एक वो दिमाग भी है कि कैसे कंपनी को बड़ा करना और कैसे कंपनी को कि अपना वजूद कायम रखना है। इस समय एक चीज़ और समझ लीजिए
13 कंपनी में अभी भी 13 कंपनी के डायरेक्टर हैं प्रणव रॉय साहब। आप जब उसमें आरओसी के उसमें जाके देखिएगा तो वो आपको दिख जाएंगे। तो वो भी कई क्रॉस होल्डिंग इधर उधर वो करके अपनी कंपनी को बचाए रहते हैं। उन्होंने 15 सितंबर 2005 में एक कंपनी बनाई, RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। RR का मतलब राधिका रॉय, PR का मतलब प्रणव रॉय, होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये मतलब इसी के पास सारे एक तरह से शेयर हुए। RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 2 ही डायरेक्टर थे, जैसा नाम से है, राधिका रॉय जी और प्रणव रॉय साहब। और इसकी अथराइज कैपिटल 2 करोड़ है। आज तक जो उसकी पेडअप कैपिटल है वो केवल 1 लाख रुपया है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि घरेलू कंपनी है और पेडअप 1 ही लाख रुपया कैपिटल। अब एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स हैं वो जरा समझ लीजिए कि हु आर द प्रमोटर्स ऑफ एनडीटीवी। RRPR जो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रणव रॉय साहब और राधिका रॉय जी, इन लोगों ने एनडीटीवी के शेयर्स के लिए एक ओपन ऑफर दिया था मार्केट में, किसको हम खरीदना चाहते हैं, सन 2008 में। जून 2008 में इस ओपन ऑफर, ये जो ओपन ऑफर दिया था मार्केट में कि हम ये शेयर अक्वायर करना चाहते हैं, को फाइनेंस करने के लिए इन्होंने इंडिया बुल्स से 540 करोड़ का लोन लिया था। याद आया आपको इंडिया बुल्स? और ये इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं आपको बता दूं कि वो अभी किसी और को करेंगे। इंडिया बुल्स जून 2008 की जब आप बात कर रहे हैं तो अप्रैल 2008 के करीब वो रिलायंस, वो जो अनिल अंबानी छोटे भाई वाला, छोटे सेठ का जो एक आया था ना रिलायंस पावर वाला, जिसको उन्होंने कितना पैसा लेके कितने पब्लिक का फटका लगाया था, रिलायंस पावर वाला, वो इंडिया बुल्स भी उसके एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो पैसा कहां से आया था? फिर इन्होंने 540 करोड़ तो जिसको कहते हैं इनको टिकाए थे। अब जब इनको ये 540 करोड़ दिए गए थे तो PR एंड प्रणव रॉय और राधिका रॉय जी ने अपने सारे शेयर प्लेस कर दिए थे। जो कोई भी प्लेस करवाता उसकी कंडीशंस और थी, मैं उस डिटेल कंडीशंस में नहीं जा रहा हूं। अब ये सारी बात जून की थी। अक्टूबर 2008 में, क्योंकि ये तो पैसा कम समय के लिए आया था इंडिया बुल्स के पास और इनको जो भी टर्म्स पे लिए होंगे, इनको ये पैसा वापस करने के लिए एनडीटीवी के प्रमोटर्स ने ICICI बैंक से 19% इंटरेस्ट रेट, 19% बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट इतना बिजनेस में नहीं होता है, 19% इंटरेस्ट रेट पर 375 करोड़ 375 करोड़ का लोन टू रीपे इंडिया बुल्स। अच्छा, इसमें जब इन्होंने लिया तो फिर से वो पर्सनल गारंटीज तो लेगा ही लेगा, तो ICICI बैंक ने फिर पर्सनल गारंटी ली, शेयर होल्डिंग ऑफ ये जो प्रणव रॉय और राधिका रॉय जी वाला। फिर क्या हुआ कि अब ये 19% का लोन चल रहा था ICICI बैंक का 375 करोड़ का। जुलाई 2009 में एनडीटीवी के जो प्रमोटर लोग थे, इन लोगों ने एक 350 करोड़ का एक नया लोन लिया। अब ये बिल्कुल वही है, हमारे आपके होता है ना, उससे उधार लिया तो हम लोगों का उधार भैया 150 का होता है, तो 100 का उधार है तो किसी से 50 लेके उसको देते हैं, फिर उससे लेके इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर चल रही है ये मामला। तो जुलाई 2009 में एनडीटीवी ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड VCPL, जो अब नाम अभी तक आपको आ रहा है, से 350 करोड़ का लोन लिया टू पे ICICI बैंक, उनका 375 करोड़। मतलब ये सब घुमाया जा रहा है यहां से। अब इनके जो ये लोन मिला उसके टर्म्स कुछ अजीब से थे। ये 10 साल के लिए लोन था और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, नो इंटरेस्ट। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा कि उन्होंने कॉल ऑप्शन और वो कैसे किए। उससे पहले समझ लीजिए VCPL के जो वर्तमान में इस समय डायरेक्टर हैं, अगर आप जाके सर्च करिएगा तो वो अनिल कुमार जैन साहब हैं और कुलविंदर सिंह साहब हैं। कंपनी की अथराइज कैपिटल 1 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 35 लाख रुपया है, जिसने 350 करोड़ का इनको लोन दिया था। मार्च 2016 में, अब मार्च आ गया, 2009 में लोन दे दिया, मार्च में 2016 में VCPL ने बताया था कि ये लोन अमाउंट जो उन्होंने है ये उनकी बोरोइंग है फ्रॉम रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। रिलायंस ही आ गए, वो बड़े सेठ आ गए, तो ये कहीं ना कहीं वो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से उनकी बोरोइंग है, विच वॉज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बड़े सेठ थे यहाँ पे। अब सेबी के डॉक्यूमेंट्स में बताया गया, और एक और चीज इंटरेस्टिंग सुन लीजिए, ये VCPL के लिए जो कंपनी थी, सेबी के डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया कि VCPL जो 350 करोड़ का लोन दी है जिसने एनडीटीवी को दिया था, या RRPR मतलब उनके प्रमोटर्स को, उसने फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में टोटल रेवेन्यू जो आया था 60,000 रुपए का आया था। 60,000 रुपए जी। वो शायद मिनिमम वेजेस भी, अगर आपको रोज एक दिन की 365 दिन की मिनिमम वेजेस भी करेंगे ना तो 60,000 रुपए से ज्यादा आ जाएगा। और ये जो कंपनी है इसने लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 400 करोड़ के दे रखे हैं। बहुत अच्छी बात। बाद में
रिलायंस से निकल के ये ओनरशिप वीसीपीएल की नाहर ग्रुप जो है ना, वो जो ओसवाल साहब वाला है, उस ग्रुप के पास भी आ गई थी। ये कुछ कुछ इधर उधर घूमती रही। इसको ये प्याज का छिलका है, ये आपको पता ही नहीं लगेगा कब कौन कहाँ किसका वो था। अब जब वीसीपीएल ने उस समय आरआरपीआर जो प्रणव रॉय और राधिका रॉय जी की कंपनी थी, उनसे पैसा लिया, उनको पैसा दिया था, तो वीसीपीएल की दो सब्सिडरी कंपनी थी। दो सब्सिडरी कंपनी कौन थी? श्याम इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड एसईपीएल और शुभांगी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एसटीपीएल। इन दोनों को एनडीटीवी के प्रमोटर्स या आरआरपीआर, वो एक ही बात है कि ने दो कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट साइन किए थे। कॉल ऑप्शन कि जब भी हम चाहेंगे उसके द्वारा 26% ऑफ योर इक्विटी को हम आपसे खरीदने का अधिकार हमारा रहेगा। वी हैव द राइट टू बाय। जून 2018 में सेबी ने कहा कि भाई अब 2019 में 10 साल पूरे हो रहे थे, ने एक ऑर्डर के द्वारा वीसीपीएल को कहा कि आप एनडीटीवी को एक ओपन ऑफर दीजिए, क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर कोई 25% से ज्यादा स्टेक कहीं लेता है तो उसको एक ओपन ऑफर सबको देना पड़ता है कि दिस इज द ओपन ऑफर, कोई भी अगर बेचना चाहे। तो चूंकि ये 26% की बात थी दोनों कंपनी का मिला के, तो सेबी ने वीसीपीएल से कहा कि आप एक ओपन ऑफर दीजिए। अब आ जाइए करंट बात। अडानी जी ने कल मतलब मंगलवार को 23 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उन्होंने वीसीपीएल को 113.74 करोड़ में खरीद लिया है। अब इन्होंने किससे खरीदा ये? अब ये इतना मक्कड़ जाल है कि आपको थोड़ा दिमाग क्लियर रखना होगा। वीसीपीएल को इन्होंने खरीदा। वीसीपीएल को का ओनर कौन हो गया था तब तक? इस बीच ओनर हो गए थे वीसीपीएल के नेक्स्ट वेव टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीएल और एमिनेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ईएनपीएल। ये दोनों लोग वीसीपीएल के ओनर हो गए थे। इन्होंने इन दोनों कंपनी से वीसीपीएल को खरीद लिया। अब ये जो एनटीपीएल और ईएनपीएल हैं, ये दोनों कंपनी अपेरेंटली महेंद्र नाहटा जी की हैं, जो अगर आपको याद हो जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में वो मोबाइल का लाइसेंस और वो सब टेलीकॉम वाला सर्विसेज दी थी एक जमाने में। यहां तक तो हो गया। अब वीसीपीएल की जो दो कंपनी सब्सिडरी हैं एसईपीएल और एसटीपीएल, उसको 26% का स्टेक का कॉल ऑप्शन एनडीटीवी में है। वो उन्होंने ऑलरेडी 214 रुपये 65 पैसे में अपना कॉल ऑप्शन ऑन कर दिया है। कहा है कि 2 दिन के अंदर अडानी जी ने कहा है कि ये ट्रांसफर करिए एनडीटीवी से। अब इस समय मार्केट प्राइस कितना है? 388 रुपये। खरीद रहे हैं 214 रुपये 65 पैसे। अब जो इनके पीआर, और वो एक मैं लगा दे रहा हूं, आप भी देख लीजिए, जो प्रणव रॉय, राधिका रॉय और एनडीटीवी की तरफ से कई वक्तव्य जारी हो रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कहा जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं। इसके लीगल और रेगुलेटरी जो सेबी के होंगे या स्टॉक एक्सचेंज के होंगे, उस लॉ के अनुसार अभी इतना आसान नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कानून, जिसको कहते हैं ना ऊंट किस करवट हो लेता है, लेकिन मोटा मोटी तो ऑलरेडी कंट्रोल ऐसा लगता है कि अडानी जी के पास आ रहा है या आ गया है। अब जरा बात कर ले हम लोग इसके एडिटोरियल की, क्योंकि हमको आपको इससे क्या मतलब, कौन पीछे है, कौन है, छोटे अंबानी है, बड़े अंबानी है, अडानी साहब हैं क्या, इससे हमको क्या, हमें तो यह है कि हमें कंटेंट क्या मिलता है। आज की तारीख में एनडीटीवी का जो फेस है, जो उनकी क्रेडिटेबिलिटी है, जो उनका विजिबल वो है, वो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि रवीश कुमार साहब। जैसे बीजेपी का फेस कौन बोलेंगे आज? बीजेपी का फेस मोदी जी हैं। एनडीटीवी का फेस और खास करके हिंदी का तो वो रवीश कुमार है। अब एक चीज ये बताइए कि अगर कंट्रोल और ओनरशिप अडानी जी के पास हो तो क्या रवीश कुमार जी के पास कोई चॉइस है कि जैसा वो बोलते हैं वो बस, क्योंकि अडानी जी तो उनको ऐसा नहीं बोलने देंगे, तो उनके पास चॉइस क्या रह जाएगी? वो बहुत, उसमें कोई गेसवर्क करने की जरूरत नहीं है। रवीश कुमार जी को वहां से हटना पड़ेगा या हटा दिए जाएंगे, दोनों में से कुछ भी हो। अब इंपॉर्टेंट यह है कि प्रणव रॉय जी और राधिका रॉय जी क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास अभी भी कुछ स्टेक्स रह जा रही हैं 29-30% की। अब उसको लेके वो कंपनी और अडानी जी बड़ी करते जाएंगे तो इनका भी पैसा बढ़ता जाएगा, तो ये उसको एक आगे आने वाले समय बेचेंगे, देखने वाली बात हो। क्योंकि एक चीज तो तय है, आप जितना भी कर लीजिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस डील से ज्यादा ये, अरे जैसे दोस्ती में होता नहीं है क्या भाई, जरा देख लेना उसको, तो ये दोस्ती वाला मामला है जहां पे वॉइस ऑफ डिसेंट कि यार ये खत्म करो, ये बहुत तकलीफ देता है, रोज ये कुछ ना कुछ अपना नई नई तरह की चीजें आंख के लेता रहता है और कहता है इतने तथ्यों के साथ है कि उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये प्राइमरली मेरे हिसाब से उस
प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को, उस प्रश्न पूछने वाले चैनल को, उस प्रश्न पूछने की जो परंपरा है उसको बंद करने का काम है। हालांकि जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि रवीश कुमार जी, वेलकम टू द यूट्यूबर्स क्लब। आज नहीं तो कल, अब ये मैटर ऑफ टाइम है कि आप भी कब यूट्यूब, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर रवीश कुमार जी यूट्यूब पे आते हैं तो उनकी सक्सेस रेट कहिए या कहिए, एक तो इंडिपेंडेंस ज़्यादा रहेगी, जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। उनको कोई आज की तारीख में ये दिक्कत नहीं है कि उनके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, उनके व्यूअरशिप क्या होगी, वो उससे ऊपर निकल चुके हैं। उनके व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो एक बेसिक और चेंज होने जाएगा, जो मैं जैसे नीतीश कुमार के आने से क्या हुआ, कोई नीतीश कुमार के आने से विपक्ष की सरकार नहीं बन गई, लेकिन एक माइंडसेट हो गया ना कि अच्छा विपक्ष ने ऐसे कर दिया, एक माइंडसेट हो गया ना कि ये बीजेपी के लिए मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि रवीश कुमार जी के या एनडीटीवी के ये टेक ओवर से एक बहुत बड़ा कारण ये होगा, अगर रवीश कुमार और ये लोग वहां से निकलते हैं तो सोशल मीडिया को एक जो थोड़ी और पेनिट्रेशन, रीच और सीरियसनेस चाहिए थी वो मिल जाएगी। क्योंकि अभी भी लोगों का जो भी कहिए ध्यान होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जरा, है ना। मेरा एक, हम लोग कई बार, आज मैंने किसी को बुलाया, वो कह रहा है मैं 3:30 बजे बता दूंगा, असल में अगर 5 बजे मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है तो मैं उधर चला जाऊंगा, मैं आपके यहाँ क्या हूँ। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो चलिए, आने वाला समय इंटरेस्टिंग रहेगा। थैंक यू सो मच।